अच्छा बच्चों, यूनिट नंबर 7 अभी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी होंगे मैं आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है। जो रह गए होंगे कर तो हमने सारे लिए। एक्सरसाइज बेटा ऑक्सीलेशन चैप्टर है, यूनिट नंबर 7 फर्स्ट ईयर, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम पहले वैसे ही देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कभी हमने सुनी हो। काफ़ी देर होगी शायद आपको, आपने इसको रिपीट नहीं किया होगा, और लॉन्ग जो दिए थे आपने उसको नहीं तैयार किए होंगे, तो मैं उसको रिपीट करता हूँ। एक्सेलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। Acceleration is directly proportional to the displacement, but always toward its mean position. Always toward the acceleration is always toward the mean position. जो जो बातें याद रहेगी, ठीक है। मैंने दो लिखी हैं, उन्होंने दो पूछी थी। जो आपको आसान लगे वो भी लिख सकते हो कि acceleration always toward the mean position, but displacement always toward the extreme position, away from the mean position. Simple harmonic motion is a oscillatory motion, but all oscillatory motion is not a simple harmonic motion. डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या रह गया हमारे पास। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। और क्या बात, यही बात है। चलो देखते हैं यहाँ कौन कौन सी बात हमने डिस्कस की है। नेम द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने तीन मेंशन कर दिए, तीन पुट कर दो ज्यादा बेहतर है, चार कर दो कोई मसला। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विद ऑपोजिट डायरेक्शन। और लास्ट पे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन कंजर्व्ड। समझ आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। आप और भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टुवर्ड द extreme position है but away from the mean position है। simple harmonic motion is the oscillatory motion है, but oscillatory motion, all oscillatory motion is known as simple harmonic motion। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। पहले क्वेश्चन को समझना फिर उसके आंसर की तरफ देखना, ठीक है, डायरेक्ट ना करना। डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक मोशन। क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे? बस इतना सा क्वेश्चन है, क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे? तो पहले हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हमें समझ आ जाएगी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ऐसे ही है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन है इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसको एक्स नोड भी कहते हैं हम। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना लाजमी नहीं है। अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है अपनी मीन पोजीशन पे तो वो फ्रीक्वेंसी दे रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम है, इसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या है? लेट करो ये है, ठीक हो गया। अगर ये मैक्सिमम पोजीशन की बजाय यहां पे वाइब्रेट कर ले तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। क्लियर। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड बिकॉज दे फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, लेंथ, स्टिफनेस एंड मैस। किस किस पे डिपेंड करती है? यही बातें ऊपर लिखी हुई हैं। ग्रेविटी, लेंथ, स्टिफनेस। के यहाँ पे स्टिफनेस है, कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड करता है? क्यों मटेरियल कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट है उस पर डिपेंड करता है। जितना मटेरियल हार्ड होगा उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना मटेरियल सॉफ्ट होगा उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी। जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी बॉडी की उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। और मैं इस पर डिपेंड, ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फैक्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोशन ओमेगा, या फ्रिक्वेंसी आपको पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ये फ्रिक्वेंसी है, दोनों के बारे में बता दिया। डिपेंड ओनली ऑन द मास एंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। अगर ये फॉर्मूला आपने लिखना है तो आपने ये लिख देना है, साथ ये भी लिख दो तो ये लिखना है। जहाँ पे मैंने मास और स्टिफनेस लिखी है वहाँ ग्रेविटी और लेंथ लिख दो, तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना। अगर आपने वो लिखना है तो मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपकी बुक ने भी इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था। तो इस फ्रीक्वेंसी के दोनों फॉर्मूले ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ वो नहीं है। ये ना हो कि एमसीक्यूज आ जाए और उसमें ऑप्शन वो ना हो, ये ऑप्शन हो, तो अब ये गलत ना कर लेना। तो एमसीक्यूज के लिए भी हो सकता है कि फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है ग्रेविटी पे और बाकी ऑप्शन लॉन्ग हो, तो आपको कि वो तो सर ने स्टिफनेस और मैस बताया, क्योंकि बुक लिखती ये है।
तो लेकिन फ्रिक्वेंसी ग्रेविटी और लेंथ पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम? जब मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया तो मैंने कहा था एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 4 डिग्री से। सबसे छोटा इतना एंगल होना चाहिए वो निगलेक्ट हो जाए, और इतना एंगल हो निगलेक्ट तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। ऐसे ही है, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता, तो यानी वो कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो पेंडुलम कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो कैन वी रियल आइडियल सिंपल पेंडुलम? क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम की कोई एग्जांपल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पहली एग्जांपल तो एंगल बहुत छोटा हो सकता है। नंबर 2 पे मैंने आपको कहा था कि जो स्ट्रिंग है वो मैसलेस होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल, इसलिए हम कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते। आपकी मर्जी, जितने मर्जी पॉइंट ऐड करते जाओ। थर्ड पॉइंट कि ये जो बोब है इसमें एयर की रेजिस्टेंस इग्नोर होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए मुझे इस अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, वो एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकता, यानी सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रिक्शन लेस होना लाजमी है, मैस लेस होना लाजमी है, और क्या होना चाहिए मेरे पास, एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, सबसे कम क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। और एंगल कितना होना चाहिए, 4 डिग्री से भी लेस देन होना। 4 डिग्री एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो 30 डिग्री बन जाता है बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो कितना बन जाता है, 30। तो इसका 1 डिग्री 4 डिग्री कितना बन जाएगा, एक छोटा सा पैच हमने पढ़ा भी होगा, ये इतना बनना है। तो इतना छोटे पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल सकता। आ रही समझ? तो ये बातें ही हमने लिखी हैं जो आपको सिंपल पेंडुलम आइडियल नहीं मिल सकता। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम शुड कंसिस्ट ऑफ, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होता क्या है? तुम उसे टैपिंग कर रहे हो, खैरियत सुला रहे हो? नहीं, मैं कल कहते तो मैं कारपेट भी छा देता हूँ, लेट के भरेंगे हम। एक क्वेश्चन हो साथ कारपेट हो है, सर अंदर अंदर साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ा रहे हैं। वो टैपिंग कर रहा है, वो कर भी शोल्डर पे रहा है, मर्जी है क्या? नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ, तुम्हें तो नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कह रहे हो, तुम जाग क्यों रहे हो? ये सोचता है। अच्छा, अ हैवी बट स्मॉल मेटेलिक बोर्ड, एक इन्होंने एडिशन कर दिया है, ये आप बेशक करो, इतने पॉइंट लिखे आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से आंसर को सेटिस्फाई करना होता है, आपको पता है। अगर आपका आंसर सेटिस्फाई है तो वो नंबर देता है, अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई है लेकिन उसमें कोई ना कोई गलती निकल आए तो वो आपके आंसर को गलत कर देता है। आपका अगर आंसर सेटिस्फाई है तो वो 2 नंबर उसको देने ही पड़ते हैं। आंसर सेटिस्फाई होना चाहिए। अ हैवी बट स्मॉल मेटेलिक बोर्ड, जो ये बोब है एक हैवी होना चाहिए लेकिन स्मॉल होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2 पे मैसेज लेस स्ट्रिंग होनी चाहिए, मैस लेस स्ट्रिंग होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। सस्पेंड फ्रॉम द फ्रिक्शन लेस रिजिड बॉडी, यानी फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, यानी एयर डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। नीचे वही बात लिख दी, फ्रिक्शन लेस होगी तो यानी एयर डिस्टेंस नहीं होगी। अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी तो अगर उसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो कभी बॉडी रुकेगी ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बॉडी कभी रुके ना। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया जिसमें बॉडी मुसलसल किसी एक्सटर्नल फोर्स के बगैर वो चलती रहे। These conditions are impossible to attain the nature, so ideal simple pendulum cannot be realized. अब छोटा सा मैंने ना आप लोगों से पूछनी बातें, ये मैं समझाता हूँ, बड़ी छोटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पूछना है। जो अगला है उसमें वही बात क्लियर है। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? पक्का आ रही है? यहाँ तक आ रही है बात समझ? लेकिन मेरे बच्चों को नहीं आती, क्योंकि ये बच्चों के लिए आंसर रखा है मैंने, ये खुद आपने पुट करना है इसमें आंसर। कभी कोई कुछ बातें देखो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैं पर इंग्लिश बोल रहा हूँ ना। इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, एक्स नॉट यानी इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के लिए उसको यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाना पड़ेगा। तो मैं एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके सामने बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये पेंडुलम है, पेंडुलम बना लूँ या स्प्रिंग सिस्टम बना लूँ, एक ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेके जाना मैंने
इसका ये बॉब है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पे गया। ये बात उसने इसमें की है, तो इसमें पूछा कि इसका डिस्टेंस कितना हो सकता है। डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है उदा? क्या डिस्टेंस डायरेक्शन लेस है या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन लेस है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, वो तो पूछ लिया, डायरेक्शन लेस है या नहीं है, डायरेक्शन लेस है, क्या है डिस्टेंस। हाँ, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करता तो ये जीरो आना था इसका डिस्टेंस, ऐसे ही है, वो भी बताता हूँ, ऑपोजिट हो जाना था ना खुदा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देना, गजाला बताती, गजाला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बच्चे हंस रहे हैं, नहीं हंसे, छोड़ो, अभी भी हंस रहे, गंदियां नजर आ रही हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अब तो इतने लगे हुए पीछे से तुम्हें और समझा रहे थे। अच्छा, यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें अपने से लिखना है, इतने बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया। अब इसने स्टार्ट यहाँ से होना, यहाँ से नहीं होना, यहाँ से जाएगा तो पहले जाएगी ये डायरेक्शन, ए आया, एक्स आ गया, राइट करो, डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या आएगा, फिर एक्स आया। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक एक मेजोरिटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बता रहा हूँ, रिपीटेड इंटरवल की नहीं बता रहा, एक बता दो कि तो इंटरवल चलता रहेगा। यहाँ पे क्या गया, यहाँ से वापस आया, तो कितना टाइम हुआ, तो तुमने कितना कहा, हाँ, कितना हुआ, 4x हुआ। इसका आंसर बस इतना ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा वर्डिंग में अपनी डायग्राम बनानी है और हमने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना। हाँ, द बॉडी मूव टू व्हेन ए टू बी पॉइंट दे देना, इट्स कवर इन ना 1x डिस्टेंस, व्हेन इज टू दोबारा बी टू ए आया तो 2x, और जब इसमें जो आपके लिखते हैं ना वो बस इतना लिखता है, व्हेन ना इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स इक्वल टाइम इट्स एम्पलीट्यूड इज 4a। बस यही आंसर है, जहाँ मर्जी देखा लो, लेकिन हमने ऐसा नहीं देना, सेटिस्फाई हमने करना है इसको डायग्राम को। व्हेन द बॉडी मूव इनटू द मीन टू एक्सट्रीम, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगी तो 1x डिस्टेंस, फिर वो कहाँ जाएगी, मीन 2x, 3x, फिर 4x। बस ये इसका आंसर है, और यही आंसर आपका सेटिस्फाई है इसमें। चलो बेटा लास्ट है, what happen to a period of simple pendulum if length is double, what happen if the suspend mass is double। लेंथ को डबल करें तो क्या होगा, और मैथ को डबल करें तो क्या होगा। अभी जो इंग्लिश इंग्लिश है इसको छोड़ो, उससे पहले जानो बस थोड़ी सी बेटा ये बात है, इसको करेंगे और फिर ये मेरे पास आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब मैं लेंथ को डबल करूंगा इन टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2πL/g। लेंथ को डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π2L/g। तो इसका 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 इसका बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसका 2 बाहर निकालूंगा तो t इज इक्वल टू 2π2 अंडर रूट L/g। t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2π L/g। t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट t का टाइम, तो 2 अंडर रूट t टाइम इंक्रीज कर जाएगा टाइम पीरियड। बस आई समझ, टाइम पीरियड कितना इंक्रीज कर जाएगा, 2 अंडर रूट t टाइम, नहीं हाँ नहीं यही करेगा ना, 2 अंडर रूट t टाइम इंक्रीज करेगा। बस यहाँ तक समझ आ गया, तो आगे लिखना क्या है, द टाइम टी पीरियड विल बी इंक्रीज 2 अंडर रूट t टाइम। ये डेरिवेशन और बहुत सब आसान हो जाए तो उसके बाद
अच्छा बच्चों, दूसरा था इसका कि अगर मैथ्स को डबल करें तो क्या होगा। तो अगर आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो इसमें मैथ्स है, अगर मैं मैथ्स को डबल करूंगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, नथिंग चेंज। तो बस यही बात है, व्हेन वी डबलिंग द मैथ्स द टाइम पीरियड इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंड अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी। यही आपका आंसर है। इसको बेशक इस तरह लिख लो, बेशक इस तरह जो मैंने लिखा वो रट्टा लगा के लिख लो। If the length of simple pendulum is double, the time period of increase by 2 under root time, यही मैंने कहा था। उसके बाद if the mass of simple pendulum is double, the time period of simple pendulum does not depend upon the mass, it's totally depend on length and gravity, so mass is not effect on the time period। ये लिख लो बेटा आप लोग, शुरू कर लो शॉर्ट क्वेश्चन को, यहाँ पिक ले लो। इसको पता क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, आज भी आपका एक ही पीरियड है। आज मैम आपकी IAS वाली नहीं है।